देवर पठान बच्चा था। मैं भाग भाग कर उसके सारे काम करती तो वो भी राजी हो जाता, मगर रात होती तो कहता कि भाभी गंदी। वजह पूछती तो भैं भैं करके रोने लगता। एक रात सोचा किसी तरह एक बार पठान बच्चे को राजी कर देती हूँ, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए। पठान बच्चा। आज फिर असर के वक्त मैं जाए नमाज पर बैठी थी कि जब बाहर से मुझे उस पठान की आवाज आ रही थी। आपने मोहल्ले में और गलियों में से गुजरते सब्जी फरोश, फल फरोश, रद्दी पेपर वाले तो आवाजें लगाते सुने होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि पठानी ले लो। लेकिन ये पठान रोज असर के बाद आता और एक ही ऐलान करता हुआ साइकिल से गुजरता कि मेरे पास अच्छा माल है। मैंने जब पहली बार ये सुना तो मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मिठाई कह रहा है। मुझे लगा मुझे सुनने में मुगालता हुआ है, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो वाकई पठानी ही की बात कर रहा था। अजीब शख्स था। क्या कभी कोई औरत को भी यूं गलियों में घूम घूम कर आवाजें देकर बेचता है, जैसे कोई औरत या इंसान ना हो, कोई गाजर मूली हो। पहले पहल तो मुझे पठान पर बड़ा ही गुस्सा आया। भला ये भी कोई बात है। एक दिन तो मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे ही वो पठान साइकिल से ये आवाजें लगाता हुआ गुजर रहा था, मैंने उसे रोक लिया। वो बड़ा खुश होकर रुका और मुस्कुराता हुआ साइकिल से उतरकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, कैसी पठानी चाहिए बीबी जी आपको? कम उम्र, दरमियानी उम्र की ही, बड़ी उम्र की, मेरे पास हर किस्म का माल दस्तयाब है। ये सुनकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी की बातें शरीफों के मोहल्ले में फैलाते हुए? तुम खुलेआम औरतों का सौदा कर रहे हो। वो कहने लगा, ना जी, सौदा नहीं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। जो पठानी आपको पसंद आएगी आप अपने मर्द से उसका निकाह कर देना, वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारे मियाँ की बीवी बन के रहेगी। ये सुनना था कि मेरे तो तलवों पर लगी और सर पर जाके बजी। मैंने कहा, तुम अपने सौदेबाजी के चक्कर में यहाँ पर औरतों का घर बर्बाद करने आते हो, उनके मर्दों की दूसरी शादी करवाने आते हो। चलो निकलो यहाँ से, अगर दोबारा इस गली में नजर भी आए तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मेरे चिल्लाने पर वो घबरा गया और मुंह का जाविया बिगाड़ता हुआ वापस अपनी साइकिल पर बैठ गया। कहने लगा, सोच लो बीबी, मेरे पास जितनी खूबसूरत पठानियां हैं कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, तुम जाते हो या मैं जूता उतार कर मारूं तुम्हारे सर पर। यह सुनना था कि वो साइकिल पर बैठकर अपनी साइकिल तेजी से आगे ले गया, लेकिन वो अब भी हमारी गली में आता था। जैसे ही मैं दरवाजा खोलती मुझे देखकर अपनी साइकिल की स्पीड तेज करके रफू चक्कर हो जाता। इस साइकिल वाले पठान से मैं ही नहीं पूरे मोहल्ले की औरतें आजिज आ चुकी थी। पठानी का सुन सुनकर तो हमारी गली के सब मर्दों की राल टपकने लगी थी, मगर शुक्र था कि मेरा अपने शौहर पर बड़ा रोब था। मजाल है कि मेरे सामने वो किसी और औरत को नजर भी उठाकर देख लेता, लेकिन फिर भी मर्द जात ऐसी ही है कि उस पर कभी भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यह औरत का ध्यान बटा नहीं कि मर्द ने अपनी नजरों की चोरी शुरू कर दी। जब से पठान ने गली में हाँकने लगानी शुरू की थी, मैंने तो मायके जाना भी छोड़ दिया था। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं थी। ऐसे में औरत के दिल में खौफ हो जाता है कि कहीं मर्द दूसरी औरत के चक्कर में ही ना मर जाए। मगर मेरा मियाँ मेरे सामने हिलता तक नहीं था, लेकिन तभी लफ्जों में कह चुका था कि अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। मैंने उसे घूर कर देखा तो कहने लगा, बाखुदा, जो मोहब्बत तुमसे है वो किसी और से कर ही नहीं सकता। लेकिन देखो ना, बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। कल को जब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? मैंने उन्हें कहा, चुप के बैठे रहो मियाँ, खबरदार। तो दोबारा दूसरी शादी का जिक्र भी किया। तुम्हें ज्यादा ही शौक है बच्चे पालने का तो जाओ यतीम खाने से ले आओ। यतीम के सर पर हाथ रखने से सवाब भी मिलेगा और तुम्हारी देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये सुनना था कि मेरा शौहर मायूस होकर मेरे पास से उठकर चला जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले ही रहते थे। सास ससुर मेरी शादी के 3-4 साल बाद ही पोता पोती की आरजू लिए कब्र में जा सोए थे। बस एक पागल देवर था जो था तो 25 बरस का, लेकिन दिमाग 12 साल की उम्र के बच्चे जितना था। सारा दिन वो यही काम करता रहता कि खिलौनों से खेलता रहता है और बखेरे डालता रहता है। पहले पहल तो मैंने बड़ा लिहाज किया, लेकिन जब वो हद से ज्यादा तंग करने लगता और मैं फिर 2-4 थप्पड़ तो उसके मुंह पर रसीद कर ही देती थी, वो मैं भैं भैं करके रोने लगता। कहता, भाभी गंदी है, मुझे मारती है। मैं अपनी दुल्हन लाऊंगा, वो मुझसे प्यार करेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे काम करेगी। भाभी गंदी है। मैंने कहा, हाँ मैं गंदी हूँ, लेकिन पहले ये बता कि तुझ जैसे बावले को लड़की देगा कौन? कहने लगा, वही साइकिल वाला जो रोज कहता है कि पैसे दो पठानी ले लो। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, चल बावले, वैसे तो तुझे ये नहीं पता कि खाना कैसे खाना है। खाना खाते हो तो आधा जमीन पर बखेर देते हो
और ये पता है कि साइकिल वाला क्या हाँक लगाए हुए जाता है। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात सोची भी तो। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक बार वो हुआ जिसका मुझे गुमान भी ना था। रात को मेरी आंख खोली तो शौहर कमरे में ना था। मैं उठकर बैठ गई। जब काफी देर हो गई और वो कमरे में नहीं आया तो मैं बाहर निकल गई तो सहन में टहलते हुए किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर घबरा गया, फोन भी फौरन बंद कर दिया। मैंने कहा, रात के इस पहर किससे बात कर रहे हो? वो मेरी बात सुनकर बदहवास सा हो गया। कहने लगा, मेरा एक दोस्त था, कह रहा है उसे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, ऐसा कौन सा दोस्त था जिसे रात के इस पहर नींद नहीं आ रही? मेरी बात सुनकर कहने लगे कि मेरे ऑफिस में काम करता है, बेचारा बड़ा दुखी है, बीवी बड़ी लड़ाकी है, हर वक्त झगड़ा करती रहती है, अपने शौहर पर शक करती है। मैंने तो सोचा बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है, वरना मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी अच्छी बीवी मिली है। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। वो कहने लगा, मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी कदर है, सच में फरीदा। मैंने कहा, हाँ ये तो है। चलो अब तुम भी आराम कर लो, सुबह सवेरे ऑफिस जाते हो तो शाम को ही थके हारे आते हो, रात भर नींद पूरी नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। शौहर की चिकनी चिपटी बातें सुनकर मेरा दिल भी शौहर के लिए मोम हुआ था। वो कहने लगा, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, काश के सबकी बीवियां तुम्हारे जैसी हो। मुझे तो आज अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर कैसी प्यार भरी मीठी बातों का रस खोल रहा था मेरे कानों में। मैं बहरहाल इस बात से तो मैं अपने शौहर का और भी ख्याल रखने लगी। बस एक देवर ही था जो हर वक्त मुझे खटकता रहता था, हर वक्त घर को फैलाए रखता था। मैं उससे तंग आ गई थी। कई बार तो मैं तंग आकर उसके हाथ पांव बांधकर उसे कोने में बिठा दिया करती थी और वो भैं भैं करके रोने लगता है। कहने लगता है कि भाई को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, तुम गंदी हो। मैं हर वक्त उसे डांटती डपटती रहती थी। एक बार तो जो हुआ मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। शाम के वक्त मेरा शौहर खाना खाने के बाद छत पर चला जाता और मैं किचन के काम करती रहती। एक बार मैंने किचन वैसे ही बिखरा हुआ छोड़ा और छत पर चली गई कि चलो मियाँ के साथ चहलकदमी कर लूंगी। लेकिन अभी मैं मुकम्मल तौर पर ऊपर नहीं गई थी, सीढ़ियों में ही थी जब मुझे मेरे शौहर की बातों की आवाज आने लगी। वो फोन पर किसी से कह रहे थे कि मैं तंग आ चुका हूँ अपनी बीवी से, मुझे औलाद चाहिए और ये मेरा शरई हक है कि मैं औलाद के हुसूल के लिए दूसरी शादी करूँ। बस बहुत हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और शादी करने के बाद ही अपनी बीवी को बताऊंगा। कब तक मैं यूं ही चुप चुप कर तुमसे फोन पर बातें करते रहूंगा? क्या करेगी वो? रोएगी, पीटेगी या मुझे बुरा भला कहेगी? लेकिन इसके बाद खुद ही समझ जाएगी। इसे खुद एहसास होना चाहिए ना कि मुझे औलाद चाहिए, बुढ़ापे में जो मेरा साथ दे। अब अगर वो मुझे औलाद देने के काबिल नहीं है तो मैं क्यों सब्र करूं, दूसरी शादी क्यों ना करूं? ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं वापस पलटकर नीचे उतर गई। यानी कि मेरा शौहर मुझे उल्लू बना रहा था। औरत चाहे जितना भी खुद को मजबूत साबित कर ले, लेकिन अंदर से कमजोर होती है, और इस वक्त तो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है जब बे औलाद हो। मर्द का वाकई कोई भरोसा नहीं होता। इससे पहले कि मेरा शौहर ऐसी कोई हरकत करता, दूसरी शादी करता, मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे जरूर कोई ना कोई इस बात का हल निकालना है। इसे औलाद चाहिए। अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली तो वाकई मैं क्या कर सकती हूँ? ये घर मेरे शौहर के नाम है। अगर मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो निकाल बाहर करेगा मुझे, और मैं कहाँ जाऊंगी? भाई के घर जाना कौन सी आसान बात है। शादीशुदा बहन को भाई और भाभी कहाँ बर्दाश्त करते हैं। सुबह मेरा शौहर ऑफिस चला गया और मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि क्या करूं। असर के वक्त मैं नमाज पढ़ रही थी जब मुझे दोबारा से उसी साइकिल वाले पठान की आवाज आई। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि मुझे लगा कि अगर मैं ये काम कर दूं तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने जल्दी से सलाम फेरा और चलती हुई मेन गेट तक आई। दरवाजा खोला तो सामने साइकिल वाला पठान आ रहा था। मुझे देखकर अपनी साइकिल की स्पीड तेज करने लगा, मगर मैंने उससे कहा कि यहीं रुको, मुझे तुमसे काम है। इससे अपनी साइकिल को ब्रेक लगाई, पलटकर मुझे देखा और मैंने उंगली से अपनी तरफ इशारा करके उसे बुलाया। वो हैरत से पूछने लगा कि मुझसे काम है? मैंने कहा हाँ हाँ, तुम ही से तो काम है। कहने लगा जी बोलो। मैंने कहा मुझे एक पठानी का रिश्ता दरकार है, उसका निकाह अपने मर्द से। मैंने कहा हाँ, और ये मेरी मजबूरी है, लेकिन पठानी ज्यादा खूबसूरत ना हो और ना ही कम उम्र हो और ना ही चालाक चिल्लर हो। कहने लगा एक है 26-27 साल की, ज्यादा हसीन भी नहीं है, नैन नक्श मुनासिब से हैं, लेकिन है गोरी। जाहिर है पठान है तो गोरी तो होगी ना। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी, बस रिश्ता करवा दो। मैंने कहा अच्छा, चंद दिन बाद उसे ले आना और फिर अपने पैसे ले जाना। मेरे पास बस एक जेवर ही तो बचा था। अपने घर बचाने के लिए मैंने सोचा कि जेवर को बेच दूं तो अच्छा है, वरना अगर शौहर हाथ से निकल गया तो क्या करूंगी? उसे औलाद ही तो चाहिए ना। तो ठीक है। अगले रोज मैं शौहर के ऑफिस जाते ही बाजार निकल गई। अपना जेवर बेचा और आते ही मौलाना साहब से भी कह दिया
کہ گھر میں نکاح کی تقریب ہے، آپ ایک نکاح خواہ کو بھیج دیجیے گا، چند گواہ بھی ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے۔ گھر آئی تو دیور نے پورے گھر کا حشر نشر کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے تالا کھولا اور دروازہ کھولا تو کچن کا سارا سامان صحن میں بکھرا پڑا تھا اور وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تیز تیز چلتا میرے پاس آ گیا۔ کیسی لڑاکا عورتوں کی طرح بولا کہ کہاں گئی تھی؟ پتا ہے نا کہ مجھے بھوک لگتی ہے، تم نے میرے لیے کھانا بھی نہیں بنایا، تم گندی ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی بریانی کا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا لو کھاؤ، تمہارے لیے بریانی لینے گئی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ویسے ایک بات ہے، جب تم بریانی لاتی ہو یا میرے لیے کھلونے لاتی ہو تب بڑی اچھی لگتی ہو مجھے۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو 15 سال کا تھا، جیسا بھی تھا لیکن میں نے اسے اولاد کی طرح ہی سمجھا تھا۔ اسے مارتی تھی تو پیار بھی کرتی تھی، اس کی فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتی تھی۔ اسے بریانی بہت پسند تھی، جب بھی میں بریانی بناتی تو بڑا خوش ہوتا تھا، کہتا تھا تم بہت اچھی ہو بھابھی، دیکھنا اللہ تجھے جڑواں بیٹے دے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور کہا یا اللہ تو اسی کی زبان مبارک کر دے، لیکن اولاد شاید میری قسمت میں نہیں تھی۔ شام کو شوہر آیا تو میں نے اسے کہا کہ رات چھت پر جب تم باتیں کر رہے تھے میں سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی۔ میری زبان سے یہ سننا تھا کہ میرا شوہر بری طرح سے بدحواس ہو گیا۔ نظریں چرا کر کہنے لگا اللہ قسم تم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا، لیکن مجھے اولاد چاہیے، ہمارے خاندان کا وارث ہو، بڑھاپا کس کے سہارے گزاریں گے؟ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن شادی میں تمہاری اس لڑکی سے نہیں ہونے دوں گی جس سے رات بھر تم باتیں کرتے ہو۔ پہلے تو وہ نظریں جھکا کر کچھ سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جس سے چاہو کروا دو۔ میں نے کہا جمعے کو نکاح خواہ آئیں گے، لڑکی بھی آئے گی، بس جمعے والے دن ہی نکاح ہونا ہے، اس کے بعد تمہیں اولاد بھی مل جائے گی جو تمہاری نسل کا نام روشن کرے، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو گے۔ میری بات سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اسے منع کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی میرے سامنے فون کرو اور میرے سامنے اسے منع کرو اور اسے کہو کہ دوبارہ تم سے کبھی بھی رابطہ نہ رکھے، ورنہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں اس لڑکی کا نمبر اور گھر کا پتہ آسانی سے لے سکتی ہوں، اور پھر جو تماشا میں اس کے گھر جا کر لگاؤں گی وہ پورا محلہ دیکھے گا۔ میری دھمکی سے وہ ڈر گیا تھا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں ابھی اسے فون کر کے تمہارے سامنے ہی انکار کر دیتا ہوں۔ پھر یہی ہوا، میرے شوہر نے اس لڑکی کو برا بھلا بھی کہا اور انکار بھی کر دیا۔ جمعے کا دن بھی آ گیا، نکاح خواہ اور 3-4 محلے کے بزرگ گواہی کے طور پر بھی موجود تھے۔ جب وہ سائیکل والا ایک پٹھانی اپنے ساتھ لے آیا، پٹھانی نے سرخ رنگ کا سوٹ پہنا، جوڑا زیادہ فینسی نہیں تھا، مناسب سا تھا، البتہ سرخ دوپٹہ گوٹے سے بھرا پڑا تھا، وہ واقعی بہت زیادہ حسین نہیں تھی، نین نقش بس مناسب ہی تھے۔ میرا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس دن دیور نے بھی سفید شلوار قمیص پہنی تھی، کنگھی سے اس کے بال میں نے خود بنائے تھے، عطر کی خوشبو بھی اس کو لگائی تھی۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دیور کے ساتھ جا کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب نکاح شروع کریں۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کا تو رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے دیور سے اس پٹھان لڑکی کا نکاح کروا دیا، پٹھان کو پیسے دیے اور چلتا کیا۔ مولانا صاحب کے لیے بھی کھانا میں نے گھر پر ہی بنایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی میں نے کھانا کھلایا اور وہ لوگ بھی چلے گئے۔ میرا شوہر ہکا بکا مجھے دیکھے جا رہا تھا اور دیور تو یوں خوش تھا جیسے کہ اس کی عید ہو گئی ہو۔ میں نے کہا دیکھ لو میں تمہاری کتنی اچھی بھابھی ہوں، تمہارے لیے کتنی پیاری دلہن لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ میرا دیور تھوڑا باولا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، تم اس سے پیار سے رہو گی تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ یہ کہہ کر میں دونوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو شوہر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری نسل اور تمہارے بھائی کی نسل ایک ہی ہے، بچہ اس کا ہو یا تمہارا، خون تمہارا ہی رہے گا، بس 1 سال کا انتظار کر لو، دیور کے گھر جو پہلا بچہ ہوگا اسے میں گود لے لوں گی، پھر وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں شادی کرنے کی اجازت دے دوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ سن کر شوہر کے بھی حواس درست ہو گئے تھے اور میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ دیورانی اب دیور کا خیال رکھتی تھی، وہ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد دیور کے جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیٹا میں نے رکھ لیا اور شوہر کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے کہا لو تمہارا خون، تمہارا سگا بھتیجا۔ آج میں اس پٹھان کو دعائیں دیتی ہوں، بھلا ہو اس سادہ لو پٹھان کا جو رشتے کرواتا تھا، بیچارہ سادہ انسان تھا لیکن کم سے کم میرا بھلا اس نے ضرور کر دیا تھا، جو میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اگر میں بروقت یہ عقل مندی نہ دکھاتی تو آج شاید رو رہی ہوتی۔ مرد پر بھروسہ ضرور کرنا چاہیے لیکن آنکھیں بند کر کے کبھی نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے۔